हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टेट एसटी नंबर 01 सॉल्व करेंगे और उसमें जीएस के टोटल लगभग 25 क्वेश्चंस हैं आपके सामने और हम एक एक करके लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन विच डायरेक्शन डज द टेम्परेचर डिक्रीज इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द विंटर सीजन। उत्तर प्रदेश में सर्दी के मौसम में तापमान किस दिशा में घटता है? मतलब ये कहने की बात ये है, प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस दिशा से किस दिशा की ओर हम चलें कि जो तापमान है वो हमारा घटेगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आइए जाने हम इसका क्या सही आंसर है, उसके बाद इसका क्या एक्सप्लेनेशन है हम वो भी देखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में। साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जो है तापमान घटता है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मित्रों, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश जो है लगभग कुछ इस तरह से मैप ड्रॉ है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मैप जो है वो ड्रॉ होता है, ऐसे कुछ करके, ऐसे। तो कुछ इस तरह के क्रम हमें दिखता है उत्तर प्रदेश। अब हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश का ये जो सिरा आपको दिख रहा है ये पूरब से पश्चिम की दूरी है, ये पूरब से क्या है, पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। इधर अगर ये हम चलते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, माने नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब क्रम में क्या कह रहा है? क्रम में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्दी के मौसम में तापमान किस दिशा में घटता है। तो तापमान साउथ से नॉर्थ की ओर घटता है। मतलब अगर आप इस साइड से आप चलेंगे, इस साइड से इस साइड की ओर, तो तापमान इस क्रम में जो है वो घटता हुआ आपको नजर आएगा। इस क्रम में तापमान क्या होगा? घटता हुआ नजर आता है, घटता हुआ नजर आता है, नजर आता है। तो तापमान कैसे घट रहा? तापमान दक्षिण से लेके उत्तर दिशा की ओर जो है वो घट रहा है। दक्षिण से उत्तर की जो दूरी है वो 230 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो लगभग 650 किलोमीटर की दूरी है। 240-928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग हमारा फैला हुआ है। तो अगर हम तापमान के दिशा को घटने की बात करें, मौसम का जो तापमान है वो कैसे घटता है? साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर क्या करता है? ये घटता है। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर क्या करता है? ये घटता है। तो इसका जो आंसर है वो 4 है। तो जो भी बच्चे आंसर नंबर 4 के साथ में जा रहे हैं, 4 कर रहे हैं, उनका सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर, देयर इज नो मिस्टेक, बिल्कुल करेक्ट है। अब मित्रों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कहता है कि ब्रॉडली व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखिए अभी हम इस पे भी चर्चा करने वाले थे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। जब तक हम उत्तर प्रदेश की जलवायु नहीं जानेंगे, मौसम को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके तापमान को नहीं बता पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? देख, ऑप्शन है मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय जलवायु है, टेम्परेट है तापीय जलवायु है, सब ट्रॉपिकल मानसून है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, डेजर्ट है, रेगिस्तानी है, किस तरह से है? तो आइए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैप को देखें और फिर इसका जाने क्या है। वैसे इसका आंसर जो है सब ट्रॉपिकल मानसून का है। तो एक बार हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ऐसे करके। कुछ ऐसे है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस तरह से है। अब चूंकि बात हो रही है कि किस तरह की जलवायु है, अगर हम कहें तो चूंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला है। सब ट्रॉपिकल मानसून उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है और ऑटम और स्प्रिंग भी है, माने पतझड़ और बसंत भी है। तो लगभग सभी प्रकार के मौसम जो है यहाँ पे विद्यमान है, यहाँ पे विद्यमान है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इन क्षेत्रों में, तो ये हमारा जो है हिमालयी क्षेत्र है, जिसे आप देखते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, इस साइड से आते हैं, ये बुंदेलखंड रीजन क्षेत्र से, इधर से ये पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो लगभग हमारे यहाँ सभी प्रकार की जलवायु है, इसीलिए इसे कहा गया सब ट्रॉपिकल मॉनसून। सो ये सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की यहाँ पे जलवायु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सब ट्रॉपिकल है। बरसात भी लगभग सभी सामान्य मात्रा में बरसात भी हमारे यहाँ है। अगर हम बरसात की चर्चा करें तो 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक की लगभग बरसात होती है। पर्याप्त मात्रा में गर्मी भी पड़ती है। और अगर कहें कि ठंड का मौसम तो आप सब देख ही रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, तो ठंड भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पड़ती है और ठंड की भी अच्छी खासी वैल्यू है यहाँ पे मित्रों। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस को समझ पाए हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि इन विच ऑफ द मंथ ऑफ ईयर डज लू ब्लोज इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्ष में किस महीने में लू चलती है? जुलाई अगस्त में, मार्च अप्रैल में, मई जून में, सितंबर या अक्टूबर में? आपको देखना है कि किस मंथ में लू जो है वो चलती है। आपको बताना है कि लू किस मंथ में चलती है, लू किस मंथ में चलती है। भाई सिंपल सी बात है, जब मानसून आने वाला होता है और ये कह दें कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ रही होती है, मानसून आने का बिल्कुल समय हो चुका होता है, तो स्वाभाविक है कि मई और जून, चूँकि नाम से ही क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये अगर हम बात करें मित्रों अपने भारत देश की बात करें, तो कुछ भारत देश जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, इस तरह से है। आप देख पाते हैं भारत जो है इस तरह से है। और अगर हम ये कहें ऐसे, इस तरह से भारत देश का हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसे करके। अब अगर हम बात करते हैं मानसूनी पवनों का, तो जो पवनें हैं वो यहाँ से उठते हुए इस तरह से जाती हैं और यहाँ से पुनः जो है पवनें ऐसे जाकर ऐसे निकलती हैं पवनें। तो ये जो पवनों का क्रम है, अगर हम ये कहें, यही पवनों का जो क्रम है, ऐसे इस तरह की जो पवनों का आप क्रम देखते हैं मित्रों, ऐसे, तो ये जो पवनों का क्रम है ये मानसून को लाने वाली होती हैं, लेकिन मानसून लाने से पहले जो प्रचंड हवा चलती है हमारे एटमॉस्फेयर में ही, हम उन प्रकार की हवाओं को, उन प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाली हवाओं को ही हम लू की संज्ञा देते हैं। हम क्या देते हैं उन्हें? हम देते हैं उन्हें लू की संज्ञा। तो ये इस तरह से जो क्रम है वो लू कहलाता है। और लू जो है हमारे यहाँ मई और जून के मंथ में चलती है और भारतीय क्षेत्र में जो है ये इस तरीके से चलती है और लगभग सभी क्षेत्रों में लू का प्रभाव जो है हमें दिखता है मित्रों। ठीक है, अगली हम बात करते हैं द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द समर 2022 इन द फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश? 2022 की गर्मियों में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में पाया गया है? अब आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तापमान पाया गया है वो कहाँ पर पाया गया है, सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो किस जगह पर रहा है, उसी को बताना है आपको। तो 2022 में सबसे ज़्यादा तापमान था वो बांदा जिले में था। कहाँ पे था? बांदा जिले में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बांदा जिला है। आइए अगर हम देखें मैप के माध्यम से, तो लगभग कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, ये ऐसे, तो लगभग यहाँ प्रयागराज इसके बगल में यहाँ पे पड़ेगा बांदा जिला ऐसे। तो बांदा जिले में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश 2022 की बात करें अगर हम, 2022 में हाँ सर्वाधिक गर्मी
ठीक है, सबसे अधिक गर्मी जो है वो कहाँ मिलती है? बांदा। और ये जो बांदा है ये चित्रकूट के पास पड़ता है, चित्रकूट के पास पड़ता है, ऐसे ही। तो बांदा जो है सर्वाधिक गर्म क्षेत्र रहा है, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो यमुना नदी की जो सहायक है वो केन है, जो यहाँ पे बहती है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, आपके सम्मुख प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इन विच उत्तर प्रदेश वेयर इज द लीस्ट रेनफॉल। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम बरसात है, सबसे कम वर्षा है, वो कहाँ पर है? गोरखपुर है, जालौन है, मथुरा है, वाराणसी है। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? आपको ये करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। सो आइए देखें। फिलहाल चूंकि ये सब पहले से रटे रटाए प्रश्न हैं मित्रों, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आपने लगभग सही किया है। सो मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, सर्वाधिक वर्षा कहाँ है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ है। तो उस तरह से अगर हम समझें, अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ये कुछ इस तरह से है। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर फिर कहा जाए कि भाई सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा के लिए हमेशा आप क्या लगाएंगे? मथुरा। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे है? तो आप देख रहे हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दूरी है बहुत ज़्यादा। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा। तो यहाँ पे सब सही आंसर क्या है हमारा? मथुरा करेक्ट आंसर है सर्वाधिक सबसे कम वर्षा के लिए, क्योंकि हमें यहाँ सबसे कम वर्षा पूछा गया तो सबसे कम वर्षा ये, और सर्वाधिक वर्षा बोले तो गोरखपुर। ठीक है, आप चित्रों के माध्यम से भी चीज़ों को क्लियर समझ पा रहे हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से अंकित कर पा रहे हैं, क्लियर है, डाउट नहीं है बिल्कुल आपको। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? When is the first monsoon rainfall in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में पहली मानसून वर्षा कब होती है? इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, इन द लास्ट वीक ऑफ जून, मिड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ सितंबर। तो कह रहा है कि सबसे कम जो वर्षा है आखिर ये कब होती है, आपको ये बताना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जून का जो मंथ लगता है और जून के मंथ में बरसात प्रारंभ होती है, लेकिन जून के लास्ट में बरसात होती है और जुलाई फर्स्ट वीक के समय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देना है वो कहना है लास्ट वीक ऑफ द जून, मतलब 21 जून को। भाई हमें स्वाभाविक, हमें पता है कि 21 जून जो है, 21 जून को कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में कि भाई अद्रा नक्षत्र जो है लग जाएगा, और अद्रा नक्षत्र जब अगर लगेगा तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी, पर्याप्त मात्रा में बरसात होगी या बरसात होगी या वर्षा होगी। तो पर्याप्त मात्रा में जब बरसात होगी या वर्षा होगी इस नक्षत्र के लगने पर, तो यह उस विषय जो है जून के लास्ट में ही आता है। सो ऐसे में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो लास्ट वीक ऑफ द जून करेक्ट आंसर होगा। तो 21 जून से ही उत्तर प्रदेश में, अगर से स्वाभाविक कहें कि उत्तर प्रदेश में वर्षा जो प्रारंभ होती है उसके लिए एक जो नियत बच्चों तिथि है या जो डेट का समय है वो क्या है? वो है 21 जून। सो 21 जून से इस तरह का वर्षा का विषय जो है प्रारंभ होता है, और मुझे याद है या उम्मीद है कि आप ये चीज़ें क्लियर कर पाएँ, समझ पाएँ। तो 21 जून से वर्षा का विषय जो है प्रारंभ होगा, तो पी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख हमारा, जो क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है पटना बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चूंकि पटना का जब भी नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार में होना चाहिए। लेकिन चूंकि नाम है पटना, लेकिन पटना में अब दिमाग में हुई घटना, मामला क्लियर अनक्लियर कि कहाँ होगा है। जब भी पटना का नाम आए सीधे आपको एटा बताना है मित्रों। क्या बताना है? एटा। जैसे नवाबगंज पूछे उन्नाव बताना है, जैसे कुकरेल ब्रिज पूछे लखनऊ बताना है, जैसे आपको कतरनिया घाट पूछे बहराइच बताना है। तो ऐसे कुछ चीजें दिमाग में फिक्स रखिए, आप भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो पटना कभी भी पूछे, पटना पक्षी विहार कहाँ बताना है? एटा बताना है। कहाँ बताना है बच्चों? एटा बताना है, याद रखेंगे। पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार की कभी भी बात की जाए, पटना पक्षी विहार, तो क्या बताना है? एटा बताना है, एटा बताना है। कभी भी पटना पक्षी विहार की बात आ जाए तो क्या बताना है इसमें बताना है आपको एटा। क्या बताना है? एटा। पटना पक्षी विहार के लिए क्या अंकित करना है? हमेशा एटा अंकित करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रेनफॉल मेनली ऑकर्स इन उत्तर प्रदेश थ्रू विच ऑफ द मानसून। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के माध्यम से होती है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो बरसात होती है वो किस माध्यम से ज्यादा होती है, तो वही हमें माध्यम बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि बे ऑफ बंगाल से ज्यादा होती है, अरेबियन सी की साइड ज्यादा होती है, कि नॉर्थ वेस्ट से होता है, कि साउथ वेस्ट से होता है, कहाँ से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ज्यादा होता है। आइए एक बार इसको थोड़ा मैप के माध्यम से भी हम समझ पाएंगे तो और क्लियर होगा हमारे लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मान लीजिए भारत की, तो मित्रों भारत जो है, छोटा सा भारत मैं आपको यहाँ बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस तरह से भारत आपको दिख रहा है, मान लीजिए। ऐसे अब आप देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की भूमि है वो लगभग इस तरह से जो है वो फैली हुई है, ऐसे करके कुछ ऐसे यूपी है। अब ये वाला जो क्षेत्र है वो है बीओबी, बे ऑफ बंगाल, और ये जो है ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और नीचे जो है एरिया उसका नाम है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब यहाँ अगर हम समझें, अब अगर हम यहाँ समझें कि जो मानसूनी पवनें हैं वो यहाँ से आती हैं ऐसे होके और यहाँ पे बादल बनाती हैं। ये क्या करती हैं? बादल बनाती हैं, और बादल के बाद में यहाँ पे इस तरह से ये बरसात होता है, ऐसे कुछ इस तरह से मानसूनी पवनें क्या करती हैं? यहाँ बरसात करती हैं। तो जो मैक्सिमम है, जो मुख्य वर्षा है, अगर हम मुख्य वर्षा की बात कर रहे हैं तो मुख्य वर्षा जो होती है वो हमारी कहाँ से होती है? वो हमारी होती है बंगाल की खाड़ी से। वो कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से ही हमारी मुख्य वर्षा होती है। आप समझ पा रहे होंगे। तो मुख्य वर्षा कहाँ होती है? मुख्य वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। इस तरह के दृश्य को देखकर आप थोड़ा सा क्लियर होगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से मुख्य वर्षा होती है, इसीलिए बे ऑफ बंगाल को क्या किया गया है यहाँ पे? एकदम सही और करेक्ट माना गया है मित्रों। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको इतना कर लिए हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए अभी मैंने यह प्रश्न बताया था आपको पीछे कि व्हाट परसेंटेज रेनफॉल उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रतिशत कितना होता है? मैंने आपसे कहा ना कि लगभग 80% के आसपास होता है। तो इसमें ऑप्शन कई हैं, 65 से 70 है, 70 से 75 है, 75 से 85 है, 95 से 90 से 95 है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 75 से 85 लगभग 80% आप कह सकते हैं। सो इसका जो है वो इतना है। आप अगर कहना चाहें तो लगभग 80% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 80% जो है वर्षा होती है, और 80% के वर्षा के साथ में ही यहाँ जो है इस तरह का परिणाम दिखता है हमें, और लगभग 80% के आसपास बरसात होती है उत्तर प्रदेश में, जो लगभग उत्तर प्रदेश की एक सामान्य वर्षा है। इससे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त वर्षा अगर होती है तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है और किसान सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ओके, सो अगला प्रश्न देखें हम। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इन द उत्तर प्रदेश वेयर इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ द भांवर फाउंड। उत्तर प्रदेश में भांवर की सकरी पट्टी कहाँ पाई जाती है? इन द प्लेन एरिया, इन द तराई एरिया, इन द ग्रेवियल एरिया, इन द रीजन ऑफ द गंगा एंड यमुना। देखिए, अब चूंकि यहाँ बात की गई है भांवर की, किसकी बात की गई है? भांवर की। तो हम कहते हैं भांवर जो फाउंड होता है, भांवर जो पाया जाता है। तो मित्रों, कई बार भांवर क्या होता है पहले बच्चे हमारे समझ नहीं पाते हैं भांवर क्या है। तो आइए पहले मैं उनको भांवर बता दूं, भांवर होता क्या है और किस तरीके से भांवर का निर्माण होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे भी एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए ऐसे इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ से इस तरह से कोई नदी निकल रही है, ऐसे यहाँ इस तरह से कोई ऐसे करके मान लीजिए कोई नदी निकल रही है। अच्छा, अब होता क्या है, नदी का जो उद्गम स्थान होता है, ऐसे मान लो ये नदी का प्रस्फुटन है, यहाँ से जल निकल रहा है ऐसे। तो हम सिंपल कह सकते हैं नदी का मुख या उद्गम, ये कहलाता है भांवर। ये क्या कहलाता है? भांवर या भांवर, ये भांवर कहलाता है। अब जो भांवर कहलाता है, भांवर से क्या होता है, ये जल की बूंदें जो है बाहर के रूप में प्रस्फुटित होती हैं, जल निकलता है और ये जल धीरे धीरे होता हुआ इस तरह से बहता हुआ आता है, इस तरह से ये इस तरह से नदी का जल जो है वो बहते हुए आता है। अच्छा, होता ये है कि जैसे नदी का जल अगर बहते हुए आता है और किसी किनारे एक मिट्टी का टीला बना देता है, और हम ये कह दें कि ओल्ड रेजिडुअल सेडिमेंट्स एट बैंक ऑफ रिवर, अगर हम ऐसे सिंपल कहें ओल्ड रेजिडुअल एट बैंक ऑफ रिवर, सो ओल्ड अगर है तो आप उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बांगर, क्या बोलेंगे? बांगर। और ऐसे ही मान लीजिए कि अगर कहीं मिट्टी का एक नया टीला बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके कोई मिट्टी का नया टीला बना हुआ है, तो इस तरह से ऐसे, ऐसे को हम बोलते हैं खादर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं इस तरह से ये। अब यहाँ पे अगर हम जाएं इस तरह से ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए, और रीज़न अगर हैं जहाँ पे बहुत लोगों के घर वर बने हुए हैं, ऐसे करके लोग अपने घर भी बना के मान लो निवास करके रहते हैं ऐसे, और उनके पेड़ पौधे भी हैं, तो ऐसे रीज़न को फिर हम कह देते हैं तेराई। तो इस तरह की कुछ प्राकृतिक चीज़ें दिखती हैं जिनके आधार पे आप इनके नाम दे सकते हो। वैसे फ़िलहाल यहाँ जो नाम होगा वो हो जाएगा इन अ ग्रेवली एरा। ग्रेवली एरा जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, जिससे हम भांवर या सकरी पट्टी भी नाम देंगे, या सकरी के नाम स्थान से आप उसको अंकित कर पाएंगे।
उम्मीद है आपको ये ग्रेवली एरिया समझ में आ रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूशन विच इज ऑनर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? सो भारत रत्न है, तुलसी भारती है, भारत भारती है, या नन ऑफ दिस है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च सम्मान की बात करें हैं, हिंदी संस्थान की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो क्या है? भारत भारती है। क्या है? भारत भारती सम्मान है। हिंदी संस्थान के सर्वोच्च सम्मान को भारत भारतीय कहते हैं। भारत भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भारत भारती, माफ करेंगे, ये भारतीय नहीं, भारत भारती सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत भारतीय सम्मान जो है ये कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत भारती सम्मान कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? वो सी है। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्या कहता है? विच यूनिवर्सिटी इन द कानपुर उत्तर प्रदेश रिसेंटली अचीव द ग्रेडिंग। उत्तर प्रदेश में कानपुर विश्वविद्यालय के हाल ही में नैक को उच्चतम ए ग्रेड डी से प्राप्त की गई है। उत्तर प्रदेश में के कानपुर में किस विद्यालय को, जो कि कानपुर में कई विद्यालय हैं, तो इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में कानपुर के किस विद्यालय को नैक के उच्चतम ग्रेडिंग A++ प्राप्त है। विच यूनिवर्सिटी इन द कानपुर उत्तर प्रदेश रिसेंटली अचीव द हाईएस्ट ग्रेडिंग A++ फ्रॉम नैक। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एंड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो CSM यूनिवर्सिटी माने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आप अगर शॉर्ट में देखें इसका नाम, तो CSM यूनिवर्सिटी है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के विश्वविद्यालय का ही नाम है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ये गलत नहीं है। सो ऐसे में ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो सकता है। फिलहाल आंसर यहाँ पे सी के साथ अंकित किया गया है, आप सी कहेंगे चूंकि नाम दिया गया पूरा यूनिवर्सिटी का, नाम के साथ अंकित किया गया है। आइए आपको नैक के बारे में बताता हूँ, नैक संस्था क्या होती है। नैक के बारे में अगर देखा जाए तो नैक क्या है? नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ काउंसिल होता है, जो UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त एक बॉडी है। और ये विश्वविद्यालय जो होते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, उन यूनिवर्सिटी का ये क्या करते हैं, हर साल किसी भी साल में जाकर उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद नैक अपना उनको क्या देता है? नैक उनको अपना ग्रेड देता है। तो जैसे इस बार CSM यूनिवर्सिटी जो है, इसको नैक का A++ ग्रेड जो है प्राप्त है, माने ये एक अच्छा विश्वविद्यालय है, ये इसकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है। अब मित्रों आपके समक्ष हमारा जो अगला प्रश्न है वो आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हु गेव अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सहारनपुर। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी किसने दी है? नरेंद्र मोदी ने दी है, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, श्री रामनाथ कोविंद साहब ने दी है, या रविशंकर प्रसाद जी ने दी है। तो सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी को अगर मैं कहूँ तो ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा दिया गया, और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों के मुखिया के बल पर चलता है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके माध्यम से टेलीकॉम ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी गई है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ इसको बिल्कुल करेक्ट, तो ये कहूँ ये कैबिनेट की मंजूरी से सहारनपुर टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री योगी आदित्यनाथ। सो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। तो आपको क्या मिलेगा, टेलीकॉम ऑफ सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस की उपाधि के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी, किसे कहेंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी। सो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है बी वाला बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट है। बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर, श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द अशोका लेलैंड टू सेट अप द न्यू प्लांट ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए अशोक लीलैंड द्वारा प्रारंभिक निवेश क्या है। अशोक लेलैंड के द्वारा क्या प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट किया जाना है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो अभी इनिशियली वो इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने कितने रुपए का बजट है, यहाँ पे बजट अमाउंट दिया गया है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ है। नंबर 2 है 200 करोड़ रुपीस, 200 करोड़ रुपए है। नंबर 3 है 500 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ रुपए है। नंबर डी है 1000 करोड़ रुपीस या 1000 करोड़ रुपए है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है। सो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है 200 करोड़ रुपीस। उत्तर प्रदेश के नए संयंत्र को स्थापित करने के लिए अशोक लेलैंड के द्वारा जो प्रारंभिक निवेश है वो 200 करोड़ रुपीस का है। कितना जो है वो है 200 करोड़ रुपीस। तो यहाँ देखेंगे 200 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है ये किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है 200 करोड़ रुपीस का है अशोका लेलैंड के द्वारा। माफ करिएगा, अशोका लेलैंड के द्वारा कितना किया गया है, टाई विद उत्तर प्रदेश, 200 करोड़ रुपीस। 200 करोड़ रुपीस का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है अशोका लेलैंड के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो ये करेक्ट आंसर बी है। अभी हमारा अगला प्रश्न है आपके सम्मुख और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी उसको देखें। Who inaugurated the first उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड द मार्ट में उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एंड इंडियन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ श्री पीयूष गोयल जी। तो किसने जो है इंडिया एक्सपो ट्रेड मार्ट का उद्घाटन इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए किया है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे देश की माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अगर मैं कहूं इंडिया एक्सपो
एक्सपो सेंटर एंड मार्ट शो इनोग्रेट का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। सो आंसर क्या है? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, एकदम क्लियर होगा आप सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who laid the foundation stone of the International Cricket Stadium in Varanasi? Who laid the foundation stone of an International Cricket Stadium in Varanasi? वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? आपके ऑप्शन है श्री राहुल गांधी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी या ममता बनर्जी जी ने। चूंकि वाराणसी जिसका लोकसभा क्षेत्र है, इसका आंसर भी वही है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। तो क्या करेक्ट आंसर है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं कहूं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन स्टोन बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन और इसके हम कहें तो उद्घाटन की बात कही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, श्री नरेंद्र मोदी जी इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों, श्री नरेंद्र मोदी जी इज अ करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेशन ऑफ इट्स 91th एनिवर्सरी इन विच सिटी? भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ किस शहर में मनाई? न्यू दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज और बेंगलुरु। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रयागराज है मित्रों। आइए हम समझें। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब इस वायुसेना दिवस का जो उद्घाटन किया गया वो प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज मीन्स ओल्ड नेम कहें तो हम इलाहाबाद कह सकते हैं। प्रयागराज में किया गया और ये इस बार जो मनाया गया था वो 91वां वर्षगांठ है। 91वां वर्षगांठ है। 91वीं वर्षगांठ यहाँ मनाई गई थी। 91वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई। उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आई। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? Who among the following receive in a new award for the use of a telecom technology by the UP Mental Health and Counseling? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के लिए यूपी द्वारा टेक्नोलॉजी के लिए नए उपयोगों का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में किसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए टेली टेक्नोलॉजी के
उपयोग के लिए नया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रभा गुप्ता है, काव्या रस्तोगी है, डॉक्टर पिंकी जोवल है, डॉक्टर प्रीति सिंह है। सो अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ काउंसिल के रिगार्डिंग, जो टेक्नोलॉजी में अवार्ड दिया गया है वो डॉक्टर श्री पिंकी गोयल जी को दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पिंकी जोवल होगा। सो पिंकी जोवल को दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शुल्क के लिए टेली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था इन्होंने बहुत अच्छे से। सो डॉक्टर पिंकी जोवल, डॉक्टर पिंकी जोवल इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने हमारा आज का अगला प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रियंका गोस्वामी होल्ड्स अ वुमेन 20 किलोग्राम रेस वॉक रिकॉर्ड, शी इज रिलेटेड इन विच स्टेट? प्रियंका गोस्वामी के नाम पे महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक का रिकॉर्ड है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो आइए देखें, प्रियंका गोस्वामी जो हैं, जिन्होंने अभी महिलाओं के लिए 20 किलोमीटर रेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया, ये प्रियंका गोस्वामी किस राज्य से हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से तो नाम ही नहीं लगता है, नहीं है। उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ ये हो सकती है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो यहाँ से होना संभव है। मध्य प्रदेश से हैं या हरियाणा से हैं। वैसे ज़्यादातर महिलाओं की कुश्ती, पहलवानी, भाग दौड़ ऐसे में हरियाणा हमेशा नाम में आता है अव्वल, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सो प्रियंका गोस्वामी जी कहाँ बिलोंग करती हैं? प्रियंका गोस्वामी जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। गोस्वामी, प्रियंका गोस्वामी जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश। ओके, अब अगला प्रश्न है व्हाट इज द चीफ मिनिस्टर पार्टनरशिप स्कीम रिलेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भागीदारी योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज द चीफ मिनिस्टर्स पार्टनरशिप स्कीम रिलेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री भागीदारी योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है गौ रक्षा से। किसके लिए है? ये गौ रक्षा से संबंधित है ये। तो करेक्ट उत्तर क्या है इसका? करेक्ट उत्तर है गौ रक्षा। क्या उत्तर है इसका? गौ रक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। गौ रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भागीदारी योजना जो है वो संबंधित है। इसके अंतर्गत गाय और गाय के बछड़े या बछिया और जो गौ जानवर हैं, मवेशी है, पालतू जानवर, उनकी रक्षा करने का विषय है। उन्हें भोजन के लिए चारा देने का विषय है। उनकी संख्या में वृद्धि हो और हम ये कहें वो दुधारू पशु में वृद्धि हो, ताकि दूध की बहुलता हमारे हो देश में, प्रदेश में फैले और हमसे धनाढ्य हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? Which one of the following river originates in the ब्रह्मगिरी रेंज on a western घाट? सो देखिए, वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है मित्रों। यहाँ पे जब हम इस तरह से बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे, तो ये हमारा आता है वेस्टर्न घाट। ये हमारा रहता है वेस्टर्न घाट और ये हमारा होता है ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में इस तरह के चीज़ें, इस तरह के तर्क आपको दिखते हैं ऐसे ऐसे। अब चूंकि वेस्टर्न घाट की जब भी बात की जाती है तो वेस्टर्न घाट से जो नदी निकल रही है मित्रों, ये है कावेरी, और कावेरी की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। और यहाँ एक ब्रह्मगिरी ताल है और यहीं से ये नदी जो है निकलती है, ब्रह्मगिरी ताल। और ब्रह्मगिरी के ताल से ये नदी यहाँ से ये निकलती है और इस तरह से यह नदी जो है ये बहती है। तो ब्रह्मगिरी के ताल से ये नदी निकल रही है और ऐसे बह रही है। सो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कावेरी।
पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी ताल से हमेशा जो नदी निकलती है, सो उसका क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है कावेरी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कावेरी ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मित्रों, कावेरी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। Which one of the following Indian state does not share border with Bhutan? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब ऑप्शन है सिक्किम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेघालय है। आइए हम थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा सटीक हमें समझ में आएगा मित्रों और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चूंकि बात की गई है भूटान राज्य की, देखिए भूटान की बात की गई है यहाँ पे, इस तरह से कुछ आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यों में, तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो बाउंड्री या सीमा साझा करता है वो इस तरह से एक है नेपाल। और अगर हम ये कहें कि नेपाल के बगल में इस तरह से अगर ये एक देश है जिसका नाम है भूटान, ऐसे। अब भूटान से अगर कहें तो यहाँ पे सिक्किम भी बाउंड्री साझा करता है, सिक्किम भी करता है। इधर वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है ही वो वेस्ट बंगाल का भी जाता है, नॉन WB भी साझा करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है। हाँ, लेकिन मेघालय की अगर मैं कहूँ तो मेघालय का बाउंड्री इधर से बनता है, ऐसे ये मेघालय है, तो मेघालय साझा नहीं करता। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मेघालय है। सो मित्रों मेघालय जो है वो बाउंड्री जो है साझा नहीं करता। सो मेघालय इज अ करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, इस साइड से अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है यहाँ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेघालय नहीं करता। मेघालय राजधानी शिलोंग है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं व्हेन डिड द तेभगा मूवमेंट ऑफ स्टार्टेड इन बंगाल? बंगाल में तेभागा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1946 था बच्चों। 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। अब आपके सामने जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? द बुक पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी वॉज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? दर्शन की गरीबी या पॉवर्टी ऑफ द फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की गरीबी पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैक्स के द्वारा लिखी गई है। मैक्स का नाम कई बार आता है, कॉल मैक्स का कई दफे पूछा गया है, बहुत ही महान राइटर हैं ये। और आज के इस सेशन का अब ये अंतिम प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्न पे सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन है द टर्म नक्सल डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ द फॉलोइंग विलेज नक्सलबाड़ी फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया? नक्सल शब्द भारत के किस राज्य के गांव नक्सलबाड़ी के नाम से लिया गया है? तो नक्सल एक शब्द है जो कि नक्सलबाड़ी गांव से लिया गया है। अब ये गांव किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरला है या वेस्ट बंगाल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? नक्सलबाड़ी गांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में। सो पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी गांव है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। आई होप आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए हैं, आपको यहाँ तक की चीज़ें कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ में आई बेहतरीन तरीके से। तो मित्रों इस तरह से हमने देखे कि हमने टोटल आज के जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे वो हम सभी क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मित्रों आज का जो हमारा बेहतरीन सेशन है ST नंबर 01 का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे ST नंबर 02 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।